Hello and welcome again to the class of Indian polity. And today we will discuss the citizenship and the constitution. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या जिक्र किया गया है, किस तरीके से प्रोविजंस रखे गए हैं रिगार्डिंग दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ओके, सो माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश and today we will discuss about this citizenship and the. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिटीजनशिप. ओके, सिटीजनशिप एक्चुअली है क्या. ओके, हम लोग बात करते हैं कि हम सिटीज़न हैं या सिटीज़न हैं किसी कंट्री के या इंडिया के सिटीज़न हैं, तो सिटीजनशिप एक्चुअली होती क्या है. सो whosoever enjoys the full membership of the community or states in which he lives in, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अगर किसी कंट्री में रहता है और वहाँ पर उस कंट्री में किसी कम्युनिटी की या उस स्टेट की फुल मेंबरशिप को वो एंजॉय करता है, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, उस कंट्री का सिटीज़न. तो सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि एक तरीके की रिलेशनशिप बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी पीपल ऑफ दैट कंट्री, कि उस कंट्री की जो सरकार है या जो पॉलिटी है या जो स्टेट है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं सिटीज़नशिप. ओके, सो अब बात करते हैं कि सिटीजन्स और एलियंस में क्या फ़र्क है. कि सिटीजन्स और एलियंस में ये फ़र्क है कि जो एलियंस हैं, ठीक है, उनको सारे राइट्स नहीं मिले हुए हैं. सिटीजन्स को जो राइट्स मिलते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की फॉर्म में हो, लीगल राइट्स की फॉर्म में हो, ठीक है, या नेचुरल राइट्स हो, तो एलियंस जो हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो एलियंस को नहीं मिले हुए हैं. तो वो कौन कौन से हैं. अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल्स में जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ये एलियंस को नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ उसी कंट्री के रहने वाले सिटीजन्स को मिलते हैं. तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया, ये तो हमें पता ही है कि आर्टिकल 15 बात करता है कि द राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी भी इंसान को उसके धर्म, उसकी जो जाति है या रेस है या उसका जेंडर है या उसका प्लेस ऑफ बर्थ है या वो पैदा हुआ है जहाँ, उसके बेसिस पे उनके बीच में फ़र्क नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. तो ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है. लेकिन अगर कोई किसी कंट्री में कोई एलियन है या किसी दूसरे कंट्री का इंसान है तो उनको ये राइट्स नहीं मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 15 में सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं. सिमिलरली आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, दिस अबाउट द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 16 जो एक बात करता है कि जब कभी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकाला जाएगा किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो उस अपॉर्चुनिटी में सबको बराबरी का हक मिलेगा. तो ये जो अधिकार है, ठीक है, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का, तो ये अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के पास है, एलियंस के पास नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि सिटीजनशिप कितनी बड़ी चीज़ है, कि सिटीजनशिप जो है किसी एक कंट्री की फुल मेंबरशिप है, ठीक है. सिटीजन्स को जो राइट मिले होते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो एलियंस को नहीं मिले होते हैं. सिमिलरली अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में हमने 6 तरीके की फ्रीडम्स की बात की है, जिसे हम बोलते हैं राइट टू 6 फ्रीडम्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 19. वो कौन कौन सी फ्रीडम है, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, यानी कि 6 तरीके की आज़ादी जो हमें आर्टिकल 19 मिली हुई है, कि हमें बोलने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी, यानी कि अगर हम जुड़ना चाहते हैं, कोई संघ बनाना चाहते हैं या किसी चीज़ के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, एसोसिएशन की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, कहीं से कहीं हम जा सकते हैं, इंडिया में कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं, उस कंट्री में कहीं से कहीं रह सकते हैं, रेजिडेंस की आज़ादी, प्रोफेशन की आज़ादी, यानी कि हम कोई भी प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन लीगली जो वैलिड हो लॉ के थ्रू, उसको हम जो है कर सकते हैं. तो ये आर्टिकल 19 में हमें 6 तरीके की आज़ादी मिली हुई, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलती हैं, एलियंस को ये आज़ादी नहीं मिलती हैं. सिमिलरली जो आर्टिकल 19 एंड 20 है, जो आर्टिकल 29 है, सॉरी, ये 29 बात करता है कल्चरल राइट्स की, और जो आर्टिकल 30 बात करता है, ये बात करता है एजुकेशनल राइट्स की. इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी होते हैं. तो ये जो मैंने आर्टिकल्स का जिक्र किया 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें सिर्फ सिटीजन्स को ही अधिकार दिया गया है, एलियंस को अधिकार नहीं दिया गया. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम चीज़ है ये
सिटीजनशिप। आगे बढ़ते हैं। अब सिटीजनशिप के फ़ायदे क्या हैं? जो भी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है या आपके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं या आपके किसी भी स्टेट के गवर्नर होते हैं, जजेस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों या अटॉर्नी जनरल हो, ये सिर्फ उस कंट्री का सिटीज़न ही बन सकता है। कोई बाहर का इंसान जिसके पास सिटीज़नशिप नहीं है, वो कंट्री में रह रहा है, तो वो उस कंट्री का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जितने भी की ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनको जो है वो कोई नॉन सिटीज़न बंदा होल्ड नहीं कर सकता। सिमिलरली जो वोट देने का अधिकार है, अगर हम राइट टू वोट की बात करें, अगर हमें लोकसभा का कोई मेंबर इलेक्ट करना हो या किसी भी स्टेट असेंबली का, जैसे विधानसभा बोलते हैं, उसका कोई अगर हमें जो है एमएलए को चुनना है, ठीक है, या अगर हमें किसी पार्लियामेंट के किसी पार्ट का या लोकसभा हो या राज्यसभा उसका एमपी खुद बनना है या किसी असेंबली का, स्टेट असेंबली का हमें एमएलए खुद बनना है, तो उसके लिए आपका सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई बाहर का बंदा आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और वो जो है एमपी बन जाएगा। तो सिटीज़न होने के फ़ायदे ये हैं, यानी कि सिटीज़नशिप जो है एक तरीके की आपकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ, उस देश की सरकार के साथ, उस देश के रहने वाले लोगों का जो संबंध है, उसे भी हम बोलते हैं सिटीज़नशिप। तो एक तो राइट टू वोट, राइट टू बिकम एमपी और एमएलए, ठीक है, तो ये सारे अधिकार किसके पास हैं? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। तो हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो ये क्या है? पर्सनस फुल पॉलिटिकल मेंबरशिप इन द कंट्री। तो इन जनरल जो हमने इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिले हुए हैं, सिटीजन्स होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो वोट कर सकते हैं, वो एमपी एमएलए बन सकते हैं। तो एक तरीके की ये फुल पॉलिटिकल मेंबरशिप है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। और ये एक तरीके की रिलेशनशिप भी है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, रेगुलेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नेशनल लॉ विच इज़ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। यानी कि किसी भी देश के रहने वाले लोग और उसकी जो सरकार है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि रेगुलेट होगी एक अप्रोप्रिएट नेशनल लॉ के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ से रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। तो इसे हम अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि इंडिया है, इस तरह की और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि यूएसए है, जहाँ पर आपके पास एक कंट्री की भी सिटीजनशिप रहती है और जो वहाँ के स्टेट्स हैं उसकी अलग सिटीजनशिप रहती है। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया वी डोंट हैव सच प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप and single and a uniform citizenship for the whole of the India. There is no double citizenship and there is no state citizenship at all. यानी कि कोई डबल दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं होगी, ना किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हम नागरिक होंगे। कोई कल को कहे कि हम भाई उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या कोई हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं या हम नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, हम इंडिया के नागरिक हैं, यानी कि इंडिया के सिटीज़न हैं। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं अमेरिका, वहाँ के लोग कह सकते हैं कि वो यूएसए के साथ साथ उनकी जो है सिटीजनशिप जो है स्टेट की सिटीजनशिप भी है, जो भी वहाँ के स्टेट्स होंगे, वो भी 50+ स्टेट्स हैं, तो उसकी जो है नागरिकता वहाँ रहती है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। रीज़न क्यों दिया गया है कि इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी लाने के लिए एक पूरे थ्रू आउट दी कंट्री जो है ये कॉन्सेप्ट रखा गया है कि भाई एक सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो इंडिया के केस में जो सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ एंड रेजिडेंस। कहने का मतलब ये है कि पूरे कंट्री में आप कहीं भी रहो या आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, जितने भी सिविक राइट्स हुए हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सारे ही सिटीजन्स को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहें, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे महाराष्ट्र के रहने वाले हों, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हों या राजस्थान के रहने वाले हों, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सो उनमें जितने भी रहने वाले नागरिक हैं तो उनके सारे वही अधिकार होंगे, वो कहीं चाहे उनका जन्म कहीं हुआ हो या किसी भी स्टेट में वो रहे हों। तो ये कहलाता है आपका एक सिंगल सिटीजनशिप थ्रू आउट दी कंट्री। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आर्टिकल अगर 15 क्लास 1 की बात करें तो आर्टिकल 15 क्लास 1 जो कि एक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू फंडामेंटल राइट्स है, में एक आर्टिकल 15 क्लास 1 है जिसमें कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, रिलीजन, वहाँ पर रेजिडेंस का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि रेजिडेंस के बेस पे स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं कुछ स्पेशल
बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, यानी कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टेट्स हैं वो जॉब्स में उसी स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए कुछ परसेंट जो है रिजर्वेशन कर देते हैं कि भाई 15%, 80% जो है जॉब्स है उसी स्टेट के रहने वालों के लिए हैं, या 20% जॉब्स हैं उसी पर्टिकुलर स्टेट के रिहायशी लोगों के लिए। तो जो आर्टिकल 15 क्लास 1 है उसमें जो रेजिडेंस एक वर्ड है ये वहाँ नहीं डाला गया है। जितने भी जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो और ग्राउंड्स पे नहीं होगा, रेजिडेंस के बेस पे हो सकता है, वो भी उस किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, यानी कि स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली फ्री टू कन्फर सम स्पेशल बेनिफिट्स अपॉन इट्स रेजिडेंस इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है एक स्टेट जो है रेजिडेंस के बेस पे डिफरेंस थोड़ा सा कर सकता है, अदरवाइज होल ऑफ द कंट्री किसी के रिलीजन के बेस पे या जेंडर के बेस पे या रेस के बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये बात हमने की आर्टिकल 15 क्लास 1 विच डज नॉट मेंशन रेजिडेंस एज ए ग्राउंड। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को कैसे रखा गया है, क्या इसके प्रोविजन से प्रावधान है, क्या आर्टिकल्स रखे गए हैं, किस पार्ट में सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात करें तो जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 to 11 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न तो नहीं कहूँगा मैं इसको कि बहुत ज़्यादा कोई परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न होगा है वहाँ पर, लेकिन एक सेपरेट पार्ट बनाया गया पार्ट 2। उस पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप की बात की गई है और उसके लिए आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप को डिस्कस किया गया है। तो अब अलग अलग आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया ये हम देख लेते हैं। जो आर्टिकल 5 है पार्ट 2 का, तो उसमें सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि उस वक्त क्या सिटीजनशिप की कंडीशन होगी, कौन सिटीज़न होगा कंट्री का। ठीक है, तो ये बात रखी गई है आपके आर्टिकल 5 में। आगे बढ़ते हैं आपके आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में जो बात की गई है वो बात की गई है राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सनस हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से जो इंडिया लोग माइग्रेट हुए कि उनके लिए क्या कंडीशन रखी गई है सिटीजनशिप की, कि किस तरीके से किस डेट में वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, तो उनके लिए जो है प्रावधान रखे गए हैं, प्रोविजंस रखे गए हैं इन दी आर्टिकल 6। सिमिलरली जो आर्टिकल 7 है उसमें बात की गई है कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए, ठीक है, उनके कुछ राइट्स की बात की गई कि उनके सिटीजनशिप के क्या राइट है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए उसका जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 7 में। सिमिलरली आर्टिकल 8 क्या बात करता है, आर्टिकल 8 बताता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, यानी कि पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे हम PIO भी बोलते हैं। तो PIO यानी कि जो इंडिया से कहीं ना कहीं कोई जुड़ा हुआ है लेकिन इंडिया में पैदा नहीं हुए, इंडिया के बाहर पैदा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जुड़ाव उनके फादर का या मदर का, पेरेंट्स उनके सिटीज़न रहे हों, तो उनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है कि उनके क्या राइट्स होंगे सिटीजनशिप के, तो वो जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 8 में। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट द पर्सनस वॉलंटरली रिक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट्स नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी कि कोई कंट्री अगर वॉलंटरली किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता को स्वीकार करता है या एक्सेप्ट करता है, ओके, सो उस केस में वो अपने होम कंट्री का सिटीज़न नहीं रहेगा, यानी उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात की गई है आर्टिकल 9 की केस में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जो MF हुसैन थे, एक फेमस आर्टिस्ट पेंटर, तो उन्होंने शायद किसी गल्फ़ कंट्री की प्रॉब्ली कतर या मे बी शायद कतर की उन्होंने या कुवैत की किसी मिडिल ईस्ट कंट्री की उन्होंने नागरिकता हासिल की थी, जिस बेस पे उनकी इंडिया की नागरिकता उनसे एक तरीके से छिन गई थी। तो आर्टिकल 9 इस तरीके के केस की बात करता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 में बात की गई कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप के ऊपर जो और राइट्स हैं उसके कंटिन्यूएंस की बात की गई है कि किस तरीके से वो कंटिन्यू होंगे, क्या क्या प्रोविजन उसमें रखे जाएंगे। सिमिलरली आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय द लॉ, कि पार्लियामेंट को क्या ऑथोराइज़ किया गया, क्या राइट्स हैं उसके पास, कि किस तरीके से वो सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट करे कि कौन सिटीज़न होगा कौन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट को राइट दिए गए इन दी आर्टिकल 11। तो ये रही बात आप। अब हम बात करते हैं दी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 19
1955। तो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, ये किस लिहाज से आया था, क्या इसका मकसद था? सो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट को जो पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 में, तो अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, ये एक्ट क्या बताता है? इस एक्ट के थ्रू जो सिटीजनशिप की एक्विजिशन है और लॉस, यानी कि किस तरीके से आपको सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है, मिल सकती है, या कौन कौन से वो बेसिस है जिस पे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिस बेस पे आपको नागरिकता मिल सकती है या आपकी नागरिकता जा सकती है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है इनेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ये एक्ट भी जो है टाइम टू टाइम जो है ये अमेंड हुआ है। तो ये कब कब अमेंड हुआ है? ये कम से कम 4 बार अमेंड हो चुका है आफ्टर दिस प्रोसेस। तो वो कौन कौन से ईयर्स हैं जिसमें इसमें अमेंडमेंट हो चुका है? तो इट अमेंडेड 4 टाइम्स, फर्स्ट इन 86, देन इन 92, देन 2003 एंड देन 2005। तो इस तरीके से 4 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ये एक और चीज़ बताता है, दैट इज़ अबाउट दी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। ठीक है, ये जो एक्ट प्रोवाइड करता है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, इसके अकॉर्डिंग जो भी इंसान, जो भी पर्सन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का सिटीज़न है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिन्हें हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री। तो अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का वो सिटीज़न है तो वो बाय वर्चू जो है उस कंट्री का सिटीज़न हो जाएगा और इट वुड हैव द स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजन्स इन इंडिया ऑल्सो। अगर इंडिया उस कॉमनवेल्थ कंट्री का जो है सिटीज़न है या किसी और कंट्री का वो सिटीज़न है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का भी सिटीज़न हो जाएगा। लेकिन बाद में ये जो प्रोविज़न है ये 2003 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया। हालांकि पहले ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोविज़न था ये बाद में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया, इस तरह की कॉन्सेप्ट को कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दी एक्विजिशन एंड द लॉस ऑफ सिटीजनशिप एंड NRI PIO OCI कार्ड होल्डर। तो ये हम जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे इसके अगले सेशन में कि किस तरीके से जो है हमारी सिटीजनशिप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉमन्स हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या प्रोविजंस रखे गए हैं कि किस तरीके से नागरिकता आपको हासिल हो सकती है या आपकी नागरिकता जा सकती है, और कौन होते हैं NRIs, कौन होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कौन होते हैं ओवरसीज़ कार्ड होल्डर्स, OCI कार्ड होल्डर जिसे बोलते हैं, तो कौन लोग होते हैं, किस तरीके से इनके राइट्स के बारे में बात की गई है। तो ये हम जो है इसके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।